In this video, I will try to provide you some motivation to study econometrics. So why should you study econometrics? Well, the obvious reason is कि econometrics तुम्हारे curriculum का part है, so तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा, you have no choice over there. And the second interesting reason is कि अगर तुम econometrics को सही से पढ़ोगे और सही से समझोगे तो तुम इसको काफ़ी real life applications में apply कर सकते हो. So let's try to understand in this video कि econometrics होता क्या है और उससे हम क्या achieve कर सकते हैं. So अगर definition की बात करें, so this is one way of defining econometrics. Econometrics is concerned with quantifying economic relationships using techniques of estimation and statistical inference. अब इस definition में हमें तीन चीज़ों पे ध्यान देना है. The first thing is कि हम इस definition में कुछ relationships की बात कर रहे हैं. So the first question is where do these relationships come from? So ये relationship आते कहाँ से हैं? सेकेंड चीज जिस पे हमें ध्यान देना है वो ये है कि हम यहाँ पे क्वांटिफाई करने की बात कर रहे हैं रिलेशनशिप्स को. सो द सेकेंड क्वेश्चन दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज कि क्वांटिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट क्यों होता है. एंड द थर्ड थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर हमें क्वांटिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप्स करना है सो हम उसको कैसे कर सकते हैं. सो व्हाट इज द प्रोसीजर टू क्वांटिफाई द रिलेशनशिप्स. सो इन तीनों क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस करते हैं. एंड सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो रिलेशनशिप्स हम क्वांटिफाई करने वाले हैं ये रिलेशनशिप्स आते कहाँ से हैं. वेल दीज रिलेशनशिप्स कम फ्रॉम सम फॉर्मल इकोनॉमिक थ्योरी और इनफॉर्मल रीजनिंग एंड इंट्रोस्पेक्शन. सो ये जिन रिलेशनशिप्स की हम बात कर रहे हैं ये हमें मिलते हैं इकोनॉमिक थ्योरी से और कभी कभार इनफॉर्मल रीजनिंग से. लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस. सो इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हमारा जो क्वांटिटी डिमांडेड है गुड एक्स का वो डिपेंड करता है प्राइस ऑफ गुड एक्स पे, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स ऑफ गुड एक्स पे, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ गुड एक्स पे एंड लेवल ऑफ इनकम पे. सो दिस इज समथिंग जो हमें इकोनॉमिक थ्योरी से पता है कि क्वांटिटी डिमांडेड इन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा. एंड इकोनॉमिक थ्योरी से हमें इन वेरिएबल्स के बीच के रिलेशनशिप्स भी पता हैं. सो हमें इकोनॉमिक थ्योरी से ऑलरेडी पता है कि इन सारे वेरिएबल्स का आपस में क्या रिलेशनशिप है. सो अगर हम क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एक्स को प्राइस ऑफ गुड एक्स से रिलेट करें और हम ये अज्यूम कर लें कि हम ऑर्डिनरी गुड की बात कर रहे हैं देन इकोनॉमिक थ्योरी से हमें पता है कि इनके जो बीच का रिलेशनशिप होगा वो होगा नेगेटिव रिलेशनशिप, अज्यूमिंग कि मैं बाकी वेरिएबल्स को बैकग्राउंड में कांस्टेंट रख रहा हूं. सिमिलरली अगर मैं क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एक्स एंड प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स ऑफ गुड एक्स के रिलेशनशिप की बात करूं सो इकोनॉमिक थ्योरी से हमें पता है कि इन दोनों वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप पॉजिटिव होता है. एंड अगर क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एक्स एंड प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स की बात करें तो इनका रिलेशनशिप होता है नेगेटिव. एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एक्स एंड इनकम की बात करें तो इनके बीच का रिलेशनशिप होता है पॉजिटिव. सो जो डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप है, एंड डायरेक्शन से मेरा मतलब है कि दो वेरिएबल्स पॉजिटिवली रिलेटेड हैं या फिर नेगेटिवली रिलेटेड हैं, ये डायरेक्शन हमें इकोनॉमिक थ्योरी या फिर इनफॉर्मल रीजनिंग से मिल जाती है. सो जो रिलेशनशिप्स की हम बात कर रहे हैं इकोनोमेट्रिक्स की डेफिनेशन में वो यही रिलेशनशिप्स हैं. सो दिस इज द आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन कि रिलेशनशिप्स आते कहां से हैं. लेट्स नाउ मूव टू द सेकंड क्वेश्चन. सो द सेकंड क्वेश्चन इज इन रिलेशनशिप्स की क्वांटिफिकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है. सो सिंप्लिसिटी के लिए हम दो वेरिएबल्स पे फोकस करते हैं अभी के लिए. सो लेट्स फोकस ऑन क्वांटिटी डिमांडेड एंड द प्राइस ऑफ द गुड. सो अगर हम प्राइस ऑफ गुड एक्स एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एक्स की बात करें देन एज पर द इकोनॉमिक थ्योरी इन दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप होता है नेगेटिव. एंड नेगेटिव रिलेशनशिप से मेरा मतलब है कि अगर प्राइस ऑफ गुड एक्स बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एक्स डिक्रीज होगी, अज्यूमिंग दैट कि ये ऑर्डिनरी गुड है एंड कीपिंग अदर वेरिएबल्स कांस्टेंट. सो अभी के लिए सिर्फ इन्हीं दो वेरिएबल्स की क्वांटिफिकेशन पे फोकस करते हैं. अब क्योंकि हमें इकोनॉमिक थ्योरी से इन दोनों वेरिएबल्स के रिलेशनशिप का आइडिया है, लेट्स सी अगर हम इस रिलेशनशिप की नॉलेज को प्रैक्टिकल पर्पस में यूटिलाइज कर सकते हैं या नहीं. सो इसको ऐसे समझते हैं कि लेट्स से देयर इज अ बिजनेसमैन और ये बिजनेसमैन तुमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है दैट शैल आई डिक्रीज द प्राइस ऑफ माय प्रोडक्ट. एंड इस बिजनेसमैन का मोटिव ये है कि इसको अपनी सेल्स इंक्रीज करनी है, इसको अपना टोटल रेवेन्यू इंक्रीज करना है एंड इसको अपना टोटल प्रॉफिट इंक्रीज करना है. एंड उसी के लिए ये तुमसे कुछ एडवाइस लेने आया है कि प्राइस ऑफ प्रोडक्ट को रिड्यूस करना चाहिए या नहीं. एंड हम अभी के लिए ये भी अज्यूम कर लेते हैं कि इस बिजनेसमैन का जो प्रोडक्ट है वो एक ऑर्डिनरी गुड है एंड वो गिवन गुड नहीं है.
सो अगर ये बिजनेसमैन तुमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है, नाउ बिकॉज तुम्हें इकोनॉमिक थ्योरी पता है, सो तुम्हारा आंसर ये होगा दैट एज पर द इकोनॉमिक थ्योरी प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में है नेगेटिव रिलेशनशिप। सो अगर आप प्राइस को डिक्रीज करोगे तो फिर लोग आपका प्रोडक्ट ज्यादा खरीदेंगे। सो दिस इज द आंसर जो तुम इस बिजनेसमैन को दे सकते हो एज पर द इकोनॉमिक थ्योरी। एंड इन दिस एंटायर एग्जाम्पल वी आर अज्यूमिंग कि जो बाकी के वेरिएबल्स हैं वो बैकग्राउंड में कांस्टेंट हैं, सो दे आर नॉट चेंजिंग। सो प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट इज नॉट चेंजिंग, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज नॉट चेंजिंग एंड सो ऑन। सो अब ये समझते हैं कि ये जो तुमने एडवाइस दी है इस बिजनेसमैन को, क्या ये एडवाइस सही है एंड क्या तुम सिर्फ इकोनॉमिक थ्योरी के बेसिस पे ऐसी एडवाइस दे सकते हो या फिर नहीं। सो मान लो कि बिजनेसमैन ने तुम्हारी बात मान ली और उसने अपने प्राइस को रिड्यूस कर दिया। अगर हम सिचुएशन नंबर 1 को देखें, जो स्टार्टिंग प्राइस था वो था 100 और उस प्राइस पे जो क्वांटिटी डिमांडेड थी वो थी 50। 100 के प्राइस पे बिजनेसमैन 50 क्वांटिटी बेच पा रहा था एंड तुम्हारे कहने पर उसने प्राइस को रिड्यूस कर दिया 100 से 90 पे, और जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो बढ़ गई 50 से 51। सो दिस इज समथिंग यू कैन बी हैप्पी अबाउट कि तुमने कहा था कि प्राइस रिड्यूस करने से क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी एंड एज यू कैन सी ओवर हियर क्वांटिटी डिमांडेड एक्चुअली बढ़ गई। एंड सिमिलरली सिचुएशन नंबर 2 में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। प्राइस जो था ओरिजिनली वो था 100 एंड जो क्वांटिटी डिमांडेड थी ओरिजिनली वो थी 50। 100 के प्राइस पे बिजनेसमैन 50 यूनिट्स को सेल कर पा रहा था एंड तुम्हारे कहने पे उसने जब प्राइस रिड्यूस किया 100 से 90, तो अब उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो बढ़ गई एंड वो इंक्रीज हो गई 50 से 60। चाहे सिचुएशन नंबर 1 हो या फिर सिचुएशन नंबर 2 हो, इन बोथ ऑफ दीज सिचुएशंस यू आर एब्सोल्युटली राइट। तुमने ये कहा था कि अगर प्राइस को रिड्यूस करेंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी एंड इन दोनों सिचुएशंस में क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई। बट डज दैट मीन कि प्राइस को रिड्यूस करना एक सेंसिबल डिसीजन था बिजनेसमैन के लिए या फिर नहीं? लेट्स सी। बेसिकली अगर तुम इस चीज को बिजनेसमैन पर्सपेक्टिव से सोचो तो उसका प्राइस रिड्यूस करने का मोटिव ये था कि उसको क्वांटिटी डिमांडेड सेल्स एंड प्रॉफिट को इंक्रीज करना था। अब बिकॉज तुमने ये एडवाइस कर दिया कि आप प्राइस रिड्यूस कर दो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी, बट उसका मतलब ये नहीं है कि टोटल रेवेन्यू भी इंक्रीज होगा। सो इफ यू टेक अ लुक एट द सिचुएशन नंबर 1, इन द सिचुएशन नंबर 1 जो तुम्हारा प्राइस है वो 100 से 90 हुआ, जो तुम्हारी क्वांटिटी डिमांडेड है वो 50 से 51 हुई, बट अगर तुम टोटल रेवेन्यू को देखो जो कि होता है प्राइस मल्टीप्लाइड विद क्वांटिटी डिमांडेड, वो 5000 से 4590 हो गया। दैट मीन्स जो तुम्हारा टोटल रेवेन्यू है वो डिक्रीज हो गया फर्स्ट सिचुएशन में। एंड अगर तुम सिचुएशन नंबर 2 को देखो तो जब तुमने प्राइस रिड्यूस किया तुम्हारा क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ा 50 से 60 एंड टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है 5000 से 5400 पे। बेसिकली बिजनेसमैन का एम है सिचुएशन नंबर 2 में आना एंड सिचुएशन नंबर 1 को अवॉइड करना। इस बिजनेसमैन को कुछ भी एडवाइस देने से पहले तुम्हें क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस के रिलेशनशिप को एक्चुअली में क्वांटिफाई करना पड़ेगा, बिकॉज इन दोनों सिचुएशंस में क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज तो हो रही है, बट तुम्हें एडवाइस देने से पहले यह समझना पड़ेगा कि क्वांटिटी डिमांडेड कितने से इंक्रीज होने वाली है। क्योंकि अगर तुम प्राइस को रिड्यूस करो और क्वांटिटी डिमांडेड बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हुई, इसका मतलब तुम्हारे गुड की डिमांड इनइलास्टिक है एंड इन दिस केस प्राइस रिड्यूस करना इज नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी टू इंक्रीज द टोटल रेवेन्यू। ऑन दी अदर हैंड, अगर तुम्हारे गुड की इलास्टिक डिमांड है तो प्राइस रिड्यूस करने से तुम्हारी क्वांटिटी डिमांडेड काफी ज्यादा बढ़ सकती है और तुम्हारा टोटल रेवेन्यू भी बढ़ सकता है। तुम डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप की नॉलेज पे कभी भी बिजनेसमैन को एडवाइस नहीं दे सकते हो। तुम्हें पहले क्वांटिफाई करना पड़ेगा द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। एंड बाय क्वांटिफिकेशन आई मीन कि तुम्हें एडवाइस देने से पहले ये समझ होनी चाहिए कि अगर प्राइस डाउन करेंगे तो फिर क्वांटिटी डिमांडेड कैसे रिस्पॉन्ड करेगी। प्राइस मूवमेंट्स और क्वांटिटी डिमांडेड की मूवमेंट्स को तुम्हें एक नंबर से लिंक करना पड़ेगा, और जब तुम इन दो वेरिएबल्स की मूवमेंट्स को उस नंबर से लिंक कर पाओगे तब तुम सेंसिबल बिजनेस डिसीजंस ले पाओगे। ओके, सो दिस वाज जस्ट अ स्मॉल एग्जांपल टू मेक यू अंडरस्टैंड कि क्वांटिफिकेशन की इंपॉर्टेंट क्या है। सिर्फ डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप के बेसिस पे जो तुम्हें इकोनॉमिक थ्योरी से मिल जाता है, तुम मेजर डिसीजंस नहीं ले सकते हो। क्वांटिफिकेशन ऑफ द रिलेशनशिप इज अ नेसेसिटी। जब तक तुम्हारे पास कुछ नंबर्स नहीं होंगे जो दो वेरिएबल्स को रिलेट कर रहे होंगे, तब तक तुम सेंसिबल डिसीजंस नहीं ले सकते। So this is the reason the quantification of the relationship is quite important. So I hope this example has answered the second question, that why is quantification important. Now let's move towards the third question that we have.
सो अब जो हमें लास्ट पॉइंट डिस्कस करना है वो ये है कि क्वांटिफिकेशन का प्रोसीजर क्या है, एंड यही चीज हम इकोनोमेट्रिक्स में पढ़ेंगे। बेसिकली इकोनोमेट्रिक्स में हम कुछ हाइपोथेसिस जनरेट करेंगे, हम डेटा कलेक्ट करेंगे, एंड देन हम उस डेटा के बेसिस पे इन इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स को क्वांटिफाई करने की कोशिश करेंगे। एंड जब हमारा क्वांटिफिकेशन हो जाएगा तब हम थोड़ी बहुत टेस्टिंग भी करेंगे टू सी कि क्या हमारी क्वांटिफिकेशन सेंसिबल है, क्या हम जिस मॉडल पे वर्क कर रहे हैं वो सेंसिबल है भी या नहीं। एंड अगर तुम इस चीज़ को सही से समझो तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है। बेसिकली हम वेरिएबल्स को पिक करेंगे, हम इकोनॉमिक थ्योरी को यूज़ करेंगे उन वेरिएबल्स के बीच के रिलेशनशिप्स को एस्टैब्लिश करने के लिए, और एक बार हमारी इकोनॉमिक थ्योरी से हमें डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप मिल जाएगा तो फिर हम उसको क्वांटिफाई करने की कोशिश करेंगे। अब क्वांटिफिकेशन के लिए हमें काफ़ी चीज़ों के साथ वर्क करना पड़ता है। इनिशियल स्टेज पे तो हम कुछ अजम्पशंस भी लेंगे। सो हम पहले चीज़ों को सिंपल रखते हैं कुछ अजम्पशंस के अंडर वर्क करके। बाद में हम उन अजम्पशंस को एक एक करके वायलेट भी करेंगे टू सी कि चीज़ें कैसे चेंज हो रही है एंड हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सो इन अ नटशेल ये सब करने के लिए हमें एक इकोनोमेट्रिक मॉडल बनाना पड़ता है, एंड दिस इज प्रिसाइसली व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस कोर्स। सो आई होप इस वीडियो से तुम्हें थोड़ा मोटिवेशन मिल गया होगा कि इकोनोमेट्रिक्स पढ़ना क्यों ज़रूरी है। एंड अगर तुम इस सब्जेक्ट को सही से समझोगे तो फिर तुम इसे काफ़ी रियल लाइफ एप्लीकेशंस में भी अप्लाई कर पाओगे। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।